न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, इसे हम कहते हैं मानव में पोषण। इसे मैं कहता हूँ मानव में पोषण। मानव में पोषण कैसे होता है, मानव में पोषण की क्या प्रक्रिया है? देखिए, जैसे अमीबा में पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा कि अमीबा में कैसे पोषण होता है, कैसे अमीबा में उसके भोज्य पदार्थों का शरीर के अंदर प्रवेश होता है, फिर उसके अमीबा के अंदर कैसे उसकी खाद्य तंत्रिका में पाए जाने वाले एंजाइम कैसे उसके खाद्य तंत्रिका में भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं और उस पश्चात उस भोज्य पदार्थों का उसके पूरे कोशिकीय भाग में कैसे उसका प्रसार हो जाता है, अर्थात कैसे उसका सांगीकरण या एसिमिलेशन हो जाता है। अब देखिए, आज इस स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि मानव में कैसे पोषण होता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग का मतलब मानव में पोषण, मानव में किस प्रकार से पोषण होता है। देखिए, मानव में पोषण का जो प्रथम पर चरण है या फर्स्ट स्टेप है, इसे हम कहते हैं अंतर्ग्रहण, हिंदी में इसे अंतर्ग्रहण कहते हैं और अंग्रेजी में हम इंजेक्शन कहते हैं, इंजेक्शन। तो इंजेक्शन, जैसा कि इसके पहले भी हमने आपको बताया कि मानव में जो पोषण होता है, मानव में पोषण के 5 चरण होते हैं। पहला चरण होता है अंतर्ग्रहण, जिसे इंजेक्शन कहते हैं। दूसरा चरण होता है पाचन, पाचन को अंग्रेजी में हम डाइजेशन कहते हैं। और तीसरा चरण होता है, इसे हम कहते हैं अवशोषण। तीसरा चरण होता है अवशोषण। तो अवशोषण हुआ और तीसरा चरण हो गया अवशोषण, और अवशोषण को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। और अगला जो चरण होता है, इसे हम कहते हैं स्वांगीकरण, या इसे हम कहेंगे स्वांगीकरण। स्वांगीकरण को हम अंग्रेजी में कहते हैं एसिमिलेशन। क्या कहेंगे? एसिमिलेशन। आखिरी जो चरण होता है, उसे हम कहते हैं बहिक्षेपण, उसे हम कहेंगे बहिक्षेपण, और इसी को कहते हैं इजेशन। तो इस प्रकार जो पाचन के चरण होते हैं, जो पाचन एक बृहद प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया 5 चरणों में पूरी होती है। पहले स्टेप में अंतर्ग्रहण, जिसे डिजेशन कहते हैं। दूसरे स्टेप में पाचन, जिसे डाइजेशन कहते हैं। तीसरे स्टेप में अवशोषण होता है, जिसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और चौथे चरण में स्वांगीकरण होता है, जिसे एसिमिलेशन कहते हैं। पांचवें चरण में वही क्षेपण होता है, जिसे इजेशन कहते हैं। इन 5 चरणों में कंप्लीट होता है मानव पोषण। अब मानव पोषण का जो प्रथम चरण है, जिसे हम कहते हैं अंतर्ग्रहण, अब हम उसमें थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, मानव के पोषण का जो प्रथम चरण अंतर्ग्रहण, देखिए अंतर्ग्रहण का तात्पर्य बस इतना सा होता है कि मानव में कैसे भोजन उसके मुख गुहिका में आता है। हम ये देखते हैं कि जितने भी ह्यूमन बीइंग होते हैं, जितने भी मानव होते हैं, मानव में भोजन जो उसके मुख गुहिका में आता है, मनुष्य अपने हाथों से उठाकर भोजन अपने मुख गुहिका में रखता है। कोई भी खाद्य पदार्थ जिसे हम खाते हैं, जिसे हमारे जो हमें शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, वो सारा का सारा खाद्य पदार्थ हम अपने हाथों से उठा के थोड़े थोड़े पार्ट उठा के अपने मुख गुहिका में रखते हैं। तो इस प्रकार भोज्य पदार्थों को, फूड पार्टिकल को, फूड सब्सटेंस को हाथों से उठाकर मुख में रखने की जो ये प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं अंतर्ग्रहण। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। तो मानव में जो अंतर्ग्रहण होता है, मानव में अंतर्ग्रहण का पहला स्टेप, मानव में पोषण का जो पहला स्टेप है, उसे कहते हैं इंजेक्शन, या इसी को कहते हैं अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया में देखा गया कि मनुष्य, ह्यूमन बीइंग अपने हाथों से उठाकर भोजन को अपने मुख कैविटी में, माउथ कैविटी में, मुख गुहिका में रखता है, इसी को कहते हैं इंजेक्शन। अब ये जो होता है, अगला स्टेप जो आता है, उसे हम कहते हैं पाचन। दूसरा स्टेप आता है, इसे हम कहते हैं पाचन, या इसी को हम कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन के बारे में यदि हम चर्चा करें, डाइजेशन क्या है? भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़कर पचा लेने की जो ये प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, इसी को हम कहते हैं पाचन।
जो कुछ भी भोज्य पदार्थ हम खाते हैं उसको हम हमारे वो भोज्य पदार्थ हमारे मुख के बाद वो हमारे दांतों के माध्यम पहले छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है, तत्पश्चात वो हमारे दांतों से मुख गुहिका से होता हुआ आइसोफेगस में जाता है, आइसोफेगस से फिर वो हमारे स्टमक में पहुंचता है और इस स्टमक में विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसे क्रमाकुंचन गति कहते हैं। इस क्रमाकुंचन गति या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से वह भोज्य पदार्थ छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया जाता है। इस प्रकार वह भोज्य पदार्थ जब छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया जाता है और छोटे छोटे पार्ट में टूटा हुआ भोज्य पदार्थ हमारे पाचन में आ जाता है, अर्थात उसका पाचन कहलाता है। तो इस प्रकार जो अंतर्ग्रहित भोजन होता है वह पहले भोजन को हम सरल और विलेय पदार्थों में बदलना आवश्यक हो जाता है, अर्थात जो भोजन हमारा आया अपने मुख गुहिका में रखा तो मुख गुहिका में माउथ कैविटी में जो भोज्य पदार्थ रखते हैं सर्वप्रथम उसमें हमारी लार मिलती है, उसमें हमारी सलाइवा मिलती है और सलाइवा में पाया जाता है एक विशेष प्रकार का एंजाइम जिसे टाइलिन एंजाइम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? टाइलिन एंजाइम कहते हैं। यह जो टाइलिन एंजाइम होता है यह हमारे मुख गुहिका में भोज्य पदार्थ में उपस्थित शर्करा को पचाने का कार्य करता है। तत्पश्चात देखा जाता है कि अनेक सारी भौतिक और रासायनिक क्रियाएं हमारे आहार नाल में एलिमेंट्री कैनाल में होती हैं और हमारे भोजन का आगे क्या होता है? पाचन हो जाता है। तो मनुष्य की मुख्य गुहिका में भोजन का यांत्रिक तथा रासायनिक पाचन होता है। अगर हम बात करें मुख्य गुहिका में हमारे भोजन का पाचन कैसे होता है तो हमारे मुख्य गुहिका में जो भोजन का पाचन होता है वह यांत्रिक एवं रासायनिक दोनों होता है। यांत्रिक पाचन के कारण मुख्य गुहिका में लार मिल जाती है और लार जो होती है वो हमारे फूड को हमारे भोजन को नरम बनाने का काम करती है और उसे दांतों के माध्यम से छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो भोजन का पाचन मुख गुहिका में प्रारंभ हो जाता है, बाद में भोजन आहार नाल के विभिन्न भागों से होता हुआ यह आगे धीरे धीरे पचाया जाता है और विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप भोजन का पूर्णतया पाचन हो जाता है। पाचन में देखा गया है कि दो प्रकार की ग्रंथियां पाचन में देखा जाए तो कई प्रकार की ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो पाचन ग्रंथियां कहलाती हैं और ये पाचन ग्रंथियों से निकलने वाले पाचक एंजाइम हमारे भोज्य पदार्थों को पचाने में हमारी सहायता करते हैं। कई प्रकार की ऐसी पाचक ग्रंथियां जिनसे निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं जिन्हें हम पाचक रस कह सकते हैं या पाचक एंजाइम कहते हैं, ये पाचक ग्रंथियां पाचक रस का निर्माण करती हैं और इन्हीं पाचक रसों के माध्यम से हमारे भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। अब ये देखा गया कि कुछ अन्य भी पाचक रसों के अलावा हमारे भोजन में विशेष प्रकार के एंजाइम भी मिलते रहते हैं और ये जो विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं ये भोज्य पदार्थों को पचाने का काम करते हैं। अब हम इस पे ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे एंजाइम हैं, कौन कौन सी ऐसी ग्रंथि हैं जो कौन कौन से एंजाइम या रस का स्रावण करती हैं और वे रस या एंजाइम हमारे भोज्य पदार्थ के किन पोषक पदार्थों को बचाने का काम करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो एक ग्रंथि आई जिसे हम कहते हैं लार ग्रंथि। एक ग्रंथि आई जिसे हम कहेंगे लार ग्रंथ। लार ग्रंथ से निकलता है एक रस निकलता है जिसे लार कहते हैं और लार में पाया जाने वाला एक एंजाइम होता है जिसे टाइलिन कहते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? टाइलिन। तो ये जो टाइलिन एंजाइम होता है लार में पाया जाता है और ये टाइलिन एंजाइम जो कि लार में पाया जाता है ये क्या करता है? ये हमारे भोज्य पदार्थ में पाया जाने वाला जो स्टार्च होता है उसको पचाने का काम करते हैं। स्टार्च की बात करें जिसे हम मंड कहते हैं तो हम पहली ग्रंथि जिसकी चर्चा की वो ग्रंथि क्या है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से निकलती है लार और लार में पाया जाता है एक विशेष एंजाइम जिसे हम कहते हैं टाइलिन। यह टाइलिन हमारे मुख गुहिका में निकलकर मुख गुहिका में पाए जाने वाले स्टार्च पर वर्क करता है और स्टार्च को पचाने का काम करता है। दूसरी ग्रंथि है जिसे हम कहते हैं जठर ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि जिसे हम कहते हैं जठर ग्रंथि। अभी जो जठर ग्रंथि होती है ये जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस। इसे हम क्या कहेंगे? जठर रस। और जो ये जठर रस होता है जठर ग्रंथि को अंग्रेजी में हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। जठर ग्रंथि को हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड और लार ग्रंथि को हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड लार ग्रंथि सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है सलाइवा। सलाइवा में पाया जाता है एंजाइम टाइलिन जो कि स्टार्च को पचाने का काम करता है। जठर ग्रंथि जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक जूस निकलता है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है या गैस्ट्रिक जूस में देखा गया इस गैस्ट्रिक जूस में तीन प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक कहलाता है पेप्सिन,
एक कहलाता है आपका रेनिन, एक कहलाता है पेप्सिन, एक कहलाता है रेनिन और तीसरा एंजाइम कहलाता है लाइपेज। ये जो आपका पेप्सिन होता है, ये पेप्सिन वर्क करता है, अगर हम देखें किस एरिया में वर्क करता है तो ये स्टमक में वर्क करता है। ये किस में काम करेगा? स्टमक में। स्टमक में ये जो होता है पेप्सिन वर्क करता है। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के काम में आता है। जो हमारे फूड में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाले गैस्ट्रिक जूस में पाया जाने वाला पेप्सिन उस प्रोटीन पे वर्क करता है, उस प्रोटीन पे वर्क करके उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। जबकि जो रेनिन होता है, रेनिन हमारे मिल्क में पाए जाने वाले मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। यानी कि जो मिल्क प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए रेनिन एंजाइम काम करता है, फूड प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन एंजाइम वर्क करता है, और जबकि हमारे स्टमक में पाए जाने वाले एमाइलेज यानी कि हमारे जो फैट होता है या यूं कहा जाए वसा जो होती है, फैट होती है, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज निकलता है। तो बच्चों हमने आपसे कहा कि सेकंड जो ग्लैंड है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, हिंदी में इसे कहते हैं जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से निकलने वाला जो गैस्ट्रिक जूस होता है, यह गैस्ट्रिक जूस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। पेप्सिन जो होता है स्टमक में प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, रेनिन जो होता है हमारे मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए काम में आता है, और जो ये लाइपेज जो होता है हमारे फूड में पाए जाने वाले फैट पे, वसा पे वर्क कर उसे डाइजेस्ट करने का काम करता है। तीसरा एक ग्रंथि, तीसरी ग्लैंड पाई जाती है, हिंदी में इसे हम यकृत कहते हैं, लेकिन यकृत की बात करें तो इसे हम लीवर कहते हैं। और लीवर से निकलता है एक आपका पित्त रस, इसे निकलता है पित्त रस। और जो ये पित्त रस होता है बच्चों, पित्त रस में कोई विशेष प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, नो एंजाइम, इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, और ये आपके ग्रहणी ड्यूडेनम में काम करता है, यानी कि ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम में ये वर्क करती है, और इससे क्या होता है यकृत से निकलने वाला जो आपका पित्त रस होता है, ये पित्त रस का काम क्या होता है, यह पित्त रस आपके जो ड्यूडेनम में पाए जाने वाला फैट होता है उस फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। यानी यकृत से निकलने वाला जो आपका पित्त रस होता है, उस पित्त रस में किसी प्रकार का कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। यानी कि यही एक ऐसा जूस होता है, यही एक ऐसा जूस होता है, यही एक ऐसा रस होता है जिसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, लेकिन ये ड्यूडेनम में पाए जाने वाले फैट को बचाने के काम में आता है। फोर्थ ग्लैंड है जिसे हम कहते हैं पैंक्रियाज या अगन्नाशय। अगन्नाशय जो ग्रंथि होती है इसी को हम कहते हैं पैंक्रियाज, और ये जो पैंक्रियाज होती है इससे निकलता है अगन्नाशयी रस, इससे निकलता है अगन्नाशयी रस निकलता है, और अगन्नाशयी रस को अंग्रेजी में कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस, इसे हम कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस। और पैंक्रियाटिक जूस में देखा गया तो 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक पाया जाता है ट्रिप्सिन, एक पाया जाता है एमाइलेज, एक पाया जाता है ट्रिप्सिन, एक पाया जाता है एमाइलेज, और एक पाया जाता है लाइपेज। 3 प्रकार के एंजाइम हो गए। 3 प्रकार के एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं, एक ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज, तीसरा लाइपेज। और ये ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज जो होते हैं ये तीनों ड्यूडेनम में ही वर्क करते हैं, ड्यूडेनम में ही ये वर्क करते हैं, अर्थात ड्यूडेनम में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के या कहा जाए जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं उनको पचाने का काम करते हैं। तो ड्यूडेनम में ट्रिप्सिन जो होता है ड्यूडेनम में पाए जाने वाली प्रोटीन को स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक कर देता है, छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है, अर्थात उसे पचा देता है। और एमाइलेज जो होता है ड्यूडेनम में पाए जाने वाले फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है, यानी कि ड्यूडेनम में पाई जाने वाली जो फैट होती है, जो वसा होती है, उसे फैट कह रहे हैं, उसे हम कह सकते हैं स्टार्च। तो ड्यूडेनम में पाई जाने वाली जो स्टार्च होती है इसको डाइजेस्ट करता है, और जो आपका लाइपेज होता है ये फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो अगन्नाशयी जो रस होता है, अगन्नाशयी, इसे अंग्रेजी में पैंक्रियाज कहते हैं। पैंक्रियाज एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि कहलाती है।
पैंक्रियाज के बारे में और ये जानिएगा कि पैंक्रियाज जो होती है विस्तृत ग्रंथि होती है, मिक्स ग्लैंड होती है। इसके एक्सोथर्मिक पार्ट, एंडोथर्मिक, दो पार्ट होते हैं। इससे जो जूस निकलता है उसे पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। और पैंक्रियाटिक जूस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक का नाम है ट्रिप्सिन, एक दूसरे का नाम है एमाइलेज, तीसरे का नाम है लाइपेज। ये तीनों जो एंजाइम होते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल के ड्यूडेनम में वर्क करते हैं। जो हमारा पैंक्रियाटिक जूस का ट्रिप्सिन होता है वो ड्यूडेनम में पाए जाने वाले प्रोटीन को पचाने का काम करता है। जो हमारे पैंक्रियाटिक जूस का एमाइलेज होता है वह हमारे ड्यूडेनम में पाए जाने वाले स्टार्च अथवा मंड को पचाने का काम करता है। जो हमारा पैंक्रियाटिक जूस होता है इसमें पाया जाने वाला जो लाइपेज होता है वह लाइपेज ड्यूडेनम में पाए जाने वाले फैट को पचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट ग्रंथि, जो नेक्स्ट एंड लास्ट ग्रंथि है उसे हम कहते हैं आंत्र ग्रंथि। आंत्र ग्रंथि कहते हैं और आंत्र ग्रंथि को अंग्रेजी में कहते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है इसमें एक पाया जाता है जूस जिसे इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। और जो इंटेस्टाइनल जूस होता है आपको बताएं, आपकी इंटेस्टाइनल जूस है जिसमें 5 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला पाया जाता है इसे कहते हैं इरेप्सिन। पहला एक होता है इसे इरेप्सिन कहते हैं। दूसरा होता है इसे कहते हैं माल्टेज, इसे क्या कहेंगे? माल्टेज। तीसरा होता है इसे कहेंगे लैक्टेज, इसे क्या कहेंगे? लैक्टेज। चौथा होता है इसे क्या कहेंगे? सुक्रेज, इसे क्या कहेंगे? सुक्रेज। पांचवा होता है इसे क्या कहते हैं? लाइपेज। तो हमारे जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है इसमें सबसे ज्यादा एंजाइम पाए जाते हैं। और इसमें जो इस इंटेस्टाइनल ग्लैंड से निकलने वाला जो जूस है उसे इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। इस इंटेस्टाइनल जूस में 5 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इरेप्सिन, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, लाइपेज। इसे क्या कहेंगे? इरेप्सिन, माल्टोज, लैक्टेज, सुक्रोज, लाइपेज। ये इतने प्रकार के एंजाइम आपके इंटेस्टाइनल ग्लैंड में पाए जाते हैं, यानी इंटेस्टाइनल ग्लैंड से निकलने वाले इंटेस्टाइनल जूस में पाए जाते हैं। और ये जो इंटेस्टाइनल जूस होता है यह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में वर्क करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि चाहे लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज ये स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है। और इरेप्सिन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाने वाली प्रोटीन को पचाने का काम करेगा। माल्टोज जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के जो माल्टेज होता है यानी कि जो माल्टोज होता है उसको पचाने का काम करता है। यानी जो आपका माल्टेज होता है ये माल्टोज पे काम करता है। किस पे काम करेगा? माल्टोज पे। ये माल्टोज को पचाने का काम करेगा। और जो आपका लैक्टेज है ये लैक्टोज को पचाने का काम करेगा। और जो आपका सुक्रेज है ये सुक्रोज को पचाने का काम करेगा। और जो आपका लाइपेज है ये लाइपेज ये आपके वसा अर्थात फैट को पचाने का काम करता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम देखें कि हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डाइजेशन होता है, मानव में जो पाचन होता है, उस पाचन में 5 चरण होते हैं। पहले चरण को हम कहते हैं अंतर्ग्रहण जिसे अंग्रेजी में इंजेशन कहते हैं। दूसरे चरण को हम पाचन कहते हैं जिसे डाइजेशन कहते हैं अंग्रेजी में। तीसरे चरण को अवशोषण कहते हैं जिसे अंग्रेजी में एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और चौथे चरण को हम स्वांगीकरण कहते हैं जिसे अंग्रेजी में एसिमिलेशन कहते हैं। पांचवें चरण को हम बहिक्षेपण कहते हैं जिसे इजेशन कहते हैं। तो आज हमने आपसे चर्चा की इस लेक्चर में मानव में पोषण का दूसरा महत्वपूर्ण स्टेप जिसे पाचन कहते हैं। पाचन एक वह प्रक्रिया है जिसमें हमारे भोज्य पदार्थों के बड़े बड़े भोज्य कणों को, पोषक तत्वों को छोटे छोटे पाचन या डाइजेस्टेबल कणों के आकार में परिवर्तित किया जाता है। इसी प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं। पाचन में हमारे बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं।
जो कि पाचन में सहयोग करती हैं। पाचन में सहयोग करने वाली ग्रंथियों को पाचक ग्रंथियां अथवा डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। इन्हीं डाइजेस्टिव ग्लैंड से निकलने वाले डाइजेस्टिव जूस और हमारे बॉडी से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के एंजाइम हमारे भोज्य पदार्थों को, पोषक तत्वों को पचाने में सहयोग करते हैं। तो इनमें हमने देखा कि जो पाचक के लिए पाचन में सहयोग करने वाली जो पाचक ग्रंथियां हैं वो टोटल 5 हैं। कितनी ग्रंथि हैं? 5। पहली ग्रंथि को कहते हैं हम सलाइवरी ग्लैंड, जिसे अंग्रेजी में हम पहली ग्रंथि को हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड, जिसे हिंदी में लार ग्रंथि कहते हैं। दूसरी ग्रंथि को हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसे हिंदी में जठर ग्रंथि कहते हैं। तीसरी ग्रंथि को हम यकृत कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। चौथी ग्रंथि को हम पैंक्रियाज कहते हैं, जिसे हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। पांचवी ग्रंथि को हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं, जिसे हिंदी में आंत्र ग्रंथियां कहते हैं। ये समस्त ग्रंथियों से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के जो जूस होते हैं, जो रस होते हैं, इनमें अलग-अलग प्रकार के जूस पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, जो एंजाइम प्रोटीन और वसा, स्टार्च इत्यादि को पचाने का काम करते हैं। क्योंकि पाचन हमारा कई सारे स्टेप में होता है, इसलिए हर एक स्टेप में अलग-अलग भाग से एंजाइम निकलते हैं और उस पोषक तत्वों को छोटे-छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, अर्थात उसे पचा देते हैं। तो जैसा कि हमने कहा लार ग्रंथि को अंग्रेजी में हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। लार ग्रंथि हमारी मुख गुहिका में पाई जाती है और वहां से निकलता है उस लार ग्रंथ से निकलने वाला जो पाया जाता है लार, उस लार को हम क्या कहते हैं? सलाइवा कहते हैं अंग्रेजी में। और ये जो सलाइवा होती है, इस सलाइवा में एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, जैसे बच्चे जिसे टाइलिन कहते हैं। ये जो टाइलिन एंजाइम होता है, ये हमारे मुख गुहिका में, माउथ कैविटी में पाया जाने वाला स्टार्च को पचाने का काम करता है। अर्थात सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाली सलाइवा में एंजाइम टाइलिन पाया जाता है, जो कि स्टार्च को पचाता है। दूसरी ग्रंथि जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, या हिंदी में इसे हम जठर ग्रंथि कह सकते हैं। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जठर ग्रंथि होती है, इससे निकलने वाला जो जूस होता है, इसे हम जठर रस कहते हैं या गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इस गैस्ट्रिक जूस में टोटल 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक पेप्सिन होता है, एक लाइपेज होता है और एक रेनिन होता है। 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक आपका पेप्सिन होता है, एक आपका लाइपेज होता है, एक आपका रेनिन। हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाला पेप्सिन है, ये हमारे स्टमक में काम करता है, स्टमक फील्ड में, स्टमक एरिया में काम करता है और स्टमक में पाए जाने वाले भोज्य पदार्थ को, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अर्थात हमारे स्टमक में जो भोज्य पदार्थ गया हुआ होता है, उसकी जो प्रोटीन, उस भाग में जो प्रोटीन होती है, उसको पचाने का काम पेप्सिन करती है। और जो हम मिल्क लेते हैं, मिल्क में विशेष टाइप का पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं मिल्क प्रोटीन। और ये जो मिल्क प्रोटीन होती है, इसको पचाने का काम करता है रेनिन एंजाइम। जिन बच्चों में रेनिन का स्राव बहुत कम हो पाता है, जिन बच्चों में रेनिन का एक्सक्रीशन कम होता है, ऐसे बच्चे दूध का पाचन नहीं कर पाते। उनको दूध पीते ही उनका या तो उल्टी होना शुरू होती है या उनका पेट खराब जाता है। तीसरा आता है जो हमारे इस गैस्ट्रिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम लाइपेज है। यह लाइपेज हमारे फूड में पाए जाने वाले फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब देखते हैं तीसरी ग्लैंड है, जिसे हम लीवर कहते हैं। ये जो लीवर है, पूरे शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्लैंड के रूप में जानी जाती है, यानी लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी इज द लीवर। लीवर के से निकलने वाला एक रस होता है, जिसे पित्त रस कहते हैं। इस पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। यही एक ऐसा जूस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। और ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के, हमारे स्टमक के ड्यूडेनम में वर्क करती है और ड्यूडेनम में पाए जाने वाले फैट को पचाने का काम करता है। इसका मतलब लीवर से निकलने वाला पित्त रस किसको पचाता है? फैट को। तीसरी हमारी जो ग्लैंड, चौथी जो हमारी ग्लैंड है, उसे हम पैंक्रियाज कहते हैं, हिंदी में इसे अग्नाशय कहते हैं। पैंक्रियाज जो होती है, ये मिक्स ग्लैंड होती है और इस मिक्स ग्लैंड से जो जूस निकलता है, जो जूस बनता है, उसे पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं या इसी को अग्नाशयी रस कहते हैं। ये जो अग्नाशयी रस होते हैं, इनमें 3 एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ये पैंक्रियाटिक जूस हमारे ड्यूडेनम में, हमारे आहार नाल के, एलिमेंट्री कैनाल के ड्यूडेनम हिस्से पे वर्क करता है और ड्यूडेनम में पाए जाने प्रोटीन को पचाने का काम ट्रिप्सिन करता है। ड्यूडेनम में पाए जाने वाले स्टार्च को पचाने का काम एमाइलेज करता है। ड्यूडेनम में पाए जाने वाले फैट को पचाने का काम लाइपेज करता है।
पांचवी जो आखिरी इस हमारे डाइजेशन में जो आखिरी ग्लैंड आती है उसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड में जो जूस निकलता है उसे इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। और ये जो इंटेस्टाइनल जूस होता है इसमें सबसे ज्यादा प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। 5 टाइप के एंजाइम, 5 टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज और लाइपेज, ये 5 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। और ये जो इंटेस्टाइनल जूस होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन पे वर्क करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एरिया में कार्य करता है। और जो इसके अंदर इंटेस्टाइनल जूस का जो पाया जाने वाला इरेप्सिन होता है यह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाने प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। जो माल्टेज होता है वह माल्टोज को डाइजेस्ट करता है। जो लैक्टेज होता है वो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और जो सुक्रोज होता है वह सुक्रेज एंजाइम है वो सुक्रोज को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज एंजाइम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो इस प्रकार डाइजेशन सिस्टम में 5 प्रकार के हमारे विभिन्न इंपॉर्टेंट डिफरेंट हमारी ग्लैंड्स हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, जिनसे निकलने वाले डिफरेंट टाइप के हमारे डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइनल या यूं कहो कि जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट में वर्क करते हैं और उन पार्ट में पाए जाने प्रोटीन, फैट, स्टार्च इत्यादि को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। पहले जो ग्लैंड है जो माउथ में पाई जाती है लार ग्रंथि कहते हैं, निकलता है टाइलिन एंजाइम, निकलता है सलाइवा और सलाइवा में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम जो मुख गुच्छा में पाए जाने वाले स्टार्च को पचाने का काम करता है। दूसरी ग्रंथि है जिसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं अथवा जठर रस कहते हैं, जठर ग्रंथि कहते हैं। इससे निकलने वाला जो जठर रस होता है उसके अंदर पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज पाया जाता है। पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज स्टमक एरिया में पाए जाने वाले प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन और फैट को पचाने का काम करते हैं। तीसरी यकृत है जिससे निकलता है पित्त रस और इसमें कोई भी एंजाइम, याद रखिएगा पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है निम्नलिखित में किस रस में कोई एंजाइम नहीं होता है, तो याद रखिएगा जठर रस में भी एंजाइम होता है, अग्नाशयी रस में भी होता है, इंटेस्टाइन आंत रस में भी होता है। केवल पित्त रस ऐसा रस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता और यह हमारे आहार नाल के ड्यूडेनम में पाए जाने वाले फैट को बचाने का काम करती है। चौथी है जिसे हम अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय में अग्नाशयी रस निकलता है जिसे पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। और बच्चों इस पैंक्रियाटिक जूस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन ड्यूडेनम में पाए जाने प्रोटीन को पचाता है और आपका लाइपेज ड्यूडेनम में पाए जाने स्टार्च को पचाता है। और ये जो एमाइलेज जो होता है ड्यूडेनम में पाए जाने स्टार्च को पचाता है, लाइपेज जो होता है ड्यूडेनम में पाए जाने फैट को पचाने का काम करता है। नेक्स्ट और लास्ट है जिसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं, आंत ग्रंथि कहते हैं। इससे निकलने वाले रस को आंत रस या इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। इससे 5 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं और ये पांचों एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन के में ही पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मुक्त होते हैं और वहां पाए जाने वाले प्रोटीन, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, फैट को पचाने का काम करते हैं। इरेप्सिन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन पाए जाने प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। माल्टेज जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के माल्टोज को डाइजेस्ट करता है। लैक्टेज जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है। सुक्रेज जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के सुक्रोज को डाइजेस्ट करता है और लाइपेज जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन पाए जाने फैट को डाइजेस्ट करता है। तो इस प्रकार मानव में पोषण का दूसरा सबसे बड़ा सेक्शन हम पाचन को आज आपके सामने डिस्कस किए और पाचन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां, उनसे निकलने वाले विभिन्न प्रकार के एंजाइम और वह एंजाइम हमारे आहार नाल के एलिमेंट्री कैनाल किस भाग में वर्क करते हैं और किसको पचाने का काम करते हैं, वो चीजें आपके सामने हमने रखी है।